धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं इस मंच से आपको ही प्रणाम करता हूं और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज पुनः फिर दूसरे दिन इस मंच पर और मुझे इस बोलने लायक समझा इससे, ताकि मैं अपनी बातों को इस मंच पर रख सकूं। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच से मैं हमारी गुरु माता अन्नपूर्णा के नाम से भी जिनको कहा जाता है, और एक शानदार गुलदस्ते के साथ मेरे वेलकम के लिए आई हमारी गुरु माता, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और गुरु माता से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आज मैं पुनः फिर दूसरे दिन आया हूं तो और कल से और अच्छी जानकारी इस मंच पर रख पाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और इस मंच से मैं हमारे वेलकम के लिए आई हुई हमारी शहडोल से हमारी एक और बड़ी दीदी, जिनको आजकल एक नया नाम दे दिया गया है बुआ, तो वो भी मेरे स्वागत के लिए आई। और क्योंकि शुभ कार्य में बुआ का तो सबसे बड़ा सहयोग बनता है, कोई भी काम हो, चाहे शादी ब्याह से लेकर हो, किसी भी काम में चीज़ की ब्याह के लेकर हो, तो सबसे ज़्यादा जो बुआ का सबसे पहला जो है शगुन कार्य के लिए बुलाया जाता है। तो आज सौभाग्य भी मेरा इतना अच्छा कि आज भी मुझे दोबारा सेशन बोलने का मौका लिया और कहीं ना कहीं हमारी दीदी आई। तो मैं रंजना दीदी को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन और हमारे ग्रेट गुरु, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, 16 साल की उम्र के आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और सर से भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी एक और बड़ी दीदी शहडोल की धरती से आदरणीय प्रतिमा सिंह बघेल दीदी जी इस मंच पर बनी हुई हैं, दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और दीदी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही साथ हमारी एक और बड़ी दीदी छत्तीसगढ़ की धरती से कोरबा से आदरणीय संगीता लाकरा दीदी जी भी बनी हुई हैं, दीदी से भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं और बार बार दीदी को प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ हमारी एक और ग्रो लाइन दीपक चौरसिया जी, वो भी सर बने हुए इस मंच पर, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं सर से और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। और भी हमारे यहाँ पर जितने भी लीडर बने हुए हैं, रविता पांडे दीदी जी, सरिता कुमारी जी, और भी जितने जिनका मैं ऑडियो वीडियो में जो बनी हुई है, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, एक साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर दूसरे दिन के इस दिवस पर और मुझे सुनने के लिए आप सभी लोग अपना कीमती समय देकर इस मंच पर उपस्थित हुए। तो मैं एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं और आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूं। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दूं। मैं अमित गर्ग, दमोह के, मध्य प्रदेश के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट दमोह के एक छोटे से ग्राम बमनी से आज पुनः फिर मैं दूसरे दिन इस मंच पर कुछ नई जानकारी को लेकर इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैं कल के सेशन की बात करूं तो कल भी मैं एक जो हमारी गंभीर बीमारी कहीं ना कहीं इस समय जो लोगों को होती है, अधिकतर वृद्ध अवस्था के लोगों को सबसे ज़्यादा जो होती है, इसकी हम बात करें जो जोड़ों में दर्द, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, या किसी प्रकार भी जो जोड़ों में दर्द होता है, उस बीमारी को लेकर मैंने कहीं ना कहीं जो जानकारी लेकर आया था और उसमें जो मैंने प्रोडक्ट रखे हुए थे वो कहीं न कहीं हमारे लिए कारगर सिद्ध हैं। अगर उनका लगातार 2 से 3 मंथ या 6 मंथ भी, अगर ज़्यादा पुराना रोग है तो 6 मंथ भी अगर उनका उपयोग करते हैं तो बाकायदा व्यक्ति उसमें स्वस्थ हो जाता है। दूसरी मैंने जो जानकारी कल रखी थी मंच पर, वो हमारे कहीं न कहीं जो वर्तमान समय में जो हमारी फसलें हैं, जो गेहूँ, चना, तुअर, मटर, इनमें जो रोग लगते हैं। एक रोग होता है जो उगरा रोग, तो उसका किस तरीके से निजात किया जाता है उसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी। और दूसरा जो हमारा गलन रोग, जिसमें क्या होती है, जो गेहूं जो होता है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, अधिक पानी देने की वजह से उसकी जड़ें क्या होती हैं, अंदर ही अंदर गल जाती हैं, जिससे पौधा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो उसके बारे में भी मैंने जो है अपने जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, अल्टो ग्रो, ऑर्गन 80 और अल्टो केयर, इन तीनों प्रोडक्टों की किस तरीके से कितने अनुपात में मिलाना है और उसकी जानकारी भी मैंने इस मंच पर रखी। और हमारी संगीता लाकरा दीदी भी वीडियो में आ गई हैं, दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूं और दीदी से भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। तो कल मैंने ये जानकारी आप सभी के बीच में रखी हुई थी मंच पर और आशा भी करता हूं कि कल की जो जानकारी मैंने रखी वो कहीं ना कहीं जो है आप सभी लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं उस पर अगर हम काम भी करेंगे तो उसमें एक हमारा बहुत बड़ा बैकग्राउंड हमारे लिए खुल जाएगा, जिसमें हम अपने शानदार अपने व्यापार को जो बढ़ा सकते हैं। आज फिर मैं इस मंच पर एक नई जानकारी लेकर आया हूं आप सभी के बीच में, और आज की ही भी जो मैं जानकारी लेकर आया हूं वो भी कोई ना कोई ऐसी एक समस्या है जो अधिकतर देखी जाती है। आज अगर हम बात करें तो ये समस्या जिसके बारे में बताने वाला हूँ, ये समस्या 40 से प्लस के लोगों को, यानी कि 40 से प्लस 50-60, ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जिस बीमारी की मैं बात करने वाला हूँ उसको बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा, उसको कहीं ना कहीं 2-3 प्रकार से जानते हैं, एक दमा भी बोलते हैं, और सीधी हमारी भाषा में कहें तो श्वास की बीमारी। सबसे जो अधिकतर प्रचलन भाषा में हम कहते हैं जिसको श्वास की बीमारी, ये बीमारी अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो है वृद्ध
अवस्था के लोगों में सबसे अधिक देखी जाती है। और इसके अगर हम आंकड़े की बात करें तो हमारे पूरे भारत में लगभग इसके 15% लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। और ये बीमारी ऐसी नहीं है कि एक बीमारी ये व्यक्ति अभी लगातार 15% ही है, ये बीमारी धीरे धीरे और इसके आंकड़े दिन प्रतिदिन हर साल जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक गंभीर बीमारी है हमारे लिए। जो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है व्यक्ति को कि जो श्वास की बीमारी अगर कहीं ना कहीं हो जाती है तो ना तो व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है अधिक, ना व्यक्ति अधिक तेज चल सकता है, ना अधिक दौड़ सकता है। मतलब कहना चाहिए कि वो कोई भी भारी काम नहीं कर सकते, जैसे ना अधिक वो वजन उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो जैसे कुछ ना कुछ अगर कोई काम अधिक करता है जिससे उसके शारीरिक पे जो है अधिक प्रभाव पड़ता है, अधिक बल देना पड़ता है, तो उसकी क्या होती है, श्वास फूलने लगती है, मतलब श्वास बढ़ने लगती है। और कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर पाता और फिर उसको अंदर से घबराहट जैसी होने लगती है। और बस फिर वो जो हृदय रिलीफ जो हमारी कंपनी ने जो दी हुई है, जिससे वो कहीं ना कहीं उसका अगर कुछ समय के लिए उपयोग कर लेता है तो उसमें राहत मिल जाती है। तो ये बीमारी है, इसकी बीमारी की मैं जो है आप सभी के लेकर आज मैं लेकर आया हूँ। तो हम बात करते हैं, अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और अस्थमा की, जो मैंने पहले ही बताया कि अस्थमा दमा जो इसको हम बोलते हैं, ये एक श्वास की बीमारी है। और इसमें हमारे अल्टोस के प्रोडक्टों को किस तरीके से उपयोग करके इस गंभीर बीमारी पे हम जो है निजात पा सकते हैं, उसके बारे में मैं आप सभी को रखने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि अस्थमा क्या है। अस्थमा जो है उसमें वो जो हमारे मानव शरीर की जो 3 शक्तियों के संतुलन से संचालित होता है। 3 शक्ति कौन कौन सी, जिसमें हम बात करते हैं कफ, वात और पित्त। ये जो 3 चीज़ें हैं, कफ, वात और पित्त, इन तीनों का संतुलन ही हमारे शरीर को जो है एकदम स्वस्थ बना के रखता है। अगर इनमें से किसी एक भी चीज़ का, जैसे कफ हो गया या वात, पित्त, तीनों में से किसी भी एक का अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां जो है उत्पन्न होने लगती हैं। इन तीनों का अगर संतुलन हमारे रहा आया तो ये जो जिस बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, दमा जैसी बीमारी, ये हमें नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि दमा रोग किस कारण से होता है या इसके कारण होने के क्या प्रभाव हैं। तो मुख्य रूप से जो कफ दोष से प्रभावित होता है। कफ जब हमारा अधिक बढ़ जाता है तो जो मैंने बताया तीनों चीज़ें, कफ, वात, पित्त, इसमें जब कफ हमारा, कफ का जो बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसमें हमें जो दमा जैसे रोग यानी अस्थमा जिसको हम कहते हैं, वो हमारी गंभीर बीमारी का रूप जन्म ले लेती है। तो कफ जो है अधिकांश रूप से बढ़ जाने से जो कपांश, हमारे जो लंग्स यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं फेफड़े, उनके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा हम जो है सांस ले पाते हैं, वो छिद्रों को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। बाधित करते हुए यानी क्या कर देता है, कफ जब उन छिद्रों में जम जाता है तो सांस लेने में हमें समस्या होने लगती है। और फिर क्या होने लगता है, व्यक्ति का फेफड़ा फूलने लगता है, जिसको कहते हैं सांस फूल रही किसी व्यक्ति की। तो वो अधिक क्या होता है, फिर जोर जोर से ऐसे इस तरीके से सांस लेना प्रारंभ कर देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो है श्वास की बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे द्वारा ली गई जो श्वास होती है वो फेफड़ों के जो फिल्टर होने के बाद वो क्या करती है, शरीर के जो अन्य रोगों को सुविधा नहीं पहुंचाने देती। मतलब कहना चाहिए कि कफ जो है, जो हमारे फेफड़े में जहाँ से हम सांस सही तरीके से ले पा रहे हैं, जो अन्य अंग है उनमें जो है कफ जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फेफड़े, मैंने पहले ही बताया कि फेफड़े जो क्या करने लगते हैं, फूलने लगते हैं, यानी कि वो उसमें सांस क्या होती है, अधिक भरने लगती है। तो इसके कुछ कारण क्या होते हैं कि कभी कभार क्या होता है, ऐसी हालत में जो क्या होता है कि हम जब जब हमें ऐसी समस्या बनती है कि सांस लेने की जब हमें समस्या होती है तो इसमें हमें बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो क्या होती है कि ऐसी हालत में हम क्या करना पड़ता है कि मुंह से भी सांस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है कि हमारी जो नाक से सांस लेना पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति किससे लेता है, नाक ही से हमारा सांस लेना और छोड़ना उसी के लिए बनाया जाता है। तो अधिकतर जब क्या होता है कि जब हमारी जो फेफड़ों में कफ जम जाता है तो हम नाक से सांस लेना हमारा बंद हो जाता है और मजबूरी में हमें जो है मुंह से फिर सांस लेनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरी समस्या जो आती है, बहुत ही बार बार हमें खांसी आती है। और खांसी आती है तो उसमें क्या होता है, कपांश जो है मुंह से भी बाहर आने लगता है। ये भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जिस व्यक्ति को श्वास की बीमारी होती है तो उसको फिर लगातार बहुत अधिक खांसी आती है। वो खांसी आने के साथ साथ जो कपांश अंदर जम जाता है वो भी खांसी के साथ कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बाहर आने लगता है। ये कहीं ना कहीं दूसरी समस्या हम सभी के बीच में देखी गई है। तीसरी बात करूँ, जो श्वास नली होती है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें भी एक सीटी जैसे आवाज़ भी आने लगती है। आपने कभी कभार देखा होगा, जिस व्यक्ति की श्वास बढ़ती है तो उसको भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुकर की सीटी बजती है, मतलब इस बात को हाथ में ना लीजिएगा, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं उसकी भी जो है सांस अधिक बढ़ने से उसकी जो सीटी जैसे आवाज़ आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी फेफड़े की जो नली है जिसको हम सांस लेते हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है,
चोक हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस सीटी जैसे की आवाज़ भी उसमें आने लगती है। तीसरी अगर बात करें हम, तो कभी कभी क्या क्या होता है कि नाक से भी जो पतले एवं गाढ़े रूप में भी कपांश जो बाहर आने लगता है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि मुंह से भी आता है, लेकिन जब व्यक्ति को इस चीज़ की अधिक ही समस्या हो जाती है, मतलब जब वो अधिक इस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नाक से भी उसको जो है कपांश जैसी और जो कप जैसी वो भी उसको निकलने लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यही जो कपांश होता है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि जो हमारे शरीर से जब श्वास की बीमारी होती है उसके कारण जो बाहर निकलता है, तो वो कपांश क्या होता है, जब वो गाढ़ा होता है तो अधिकांश जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़ों के छिद्र होता है, उनको क्या कर देता है, बाधित कर देता है, यानी कि उनको पूरी तरीके से बंद कर देता है। और तब यह बीमारी जो है एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। जो इतनी सारी जो मैंने समस्याएं बताई, जब ये किसी व्यक्ति को समस्याएं होने लगती हैं, तो वे गंभीर बीमारी जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, जिसको हम दमा रोग कहते हैं, श्वास की बीमारी कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, इस बीमारी को जो है वो जन्म ले लेती है। ये कुछ ऐसे जो है लक्षण थे जो हमारी श्वास की बीमारी को आने आने के लिए अग्रसर करते हैं। अगर ये किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो 100% वो जो है दमा का रोग जो है ग्रसित हो चुका है। अब इसकी मैं बात करूं कि किन कारणों से होती है, तो मैंने वो बताया कि होने के बाद कि अगर व्यक्ति को हो जाती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि दमा जो रोग है वो किस कारणों से होता है, तो उसमें सबसे जो पहला कारण होता है वो बदलते मौसम से सर्दी लगना या एलर्जी होना। मौसम बदलना, जैसे कि अभी आप बात हम करें कि सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी कुछ समय बाद 1 महीने बाद गर्मी आएगी, तो इस समय क्या होता है कि व्यक्ति का जो संतुलन वो उतनी जल्दी मौसम के अनुसार अनुकूल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है सर्दी, जुकाम, खांसी और ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं उसको ग्रसित कर लेती हैं, और यही जो धीरे धीरे जो ये क्या कर लेती हैं, हमारी सांस की बीमारी में परिवर्तित हो जाती हैं। और दूसरी जो मैंने एक और बात की, एलर्जी, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है एक नुकसानदायक, किसी भी चीज़ की एलर्जी ले लें, मान लो धूल की एलर्जी होती है किसी किसी को और किसी पानी की एलर्जी होती है, कुछ भी चीज़ की एलर्जी होती है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी श्वास की बीमारी के जो है लक्षण होते हैं, श्वास की बीमारी होने के कारण है। दूसरी अगर हम बात करें, मौसम विरुद्ध खान पान, यानी कि अभी अगर हमारे सर्दी का मौसम चल रहा है तो हमें अभी क्या करना चाहिए, गर्म चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए जो क्या कर सकें, गर्म रख सकें, उनको हमें खाना चाहिए। तो अगर हम उनको लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें ये समस्या नहीं होती। लेकिन अगर खान पान हमारा विरुद्ध होता है, मान लीजिए अभी मौसम चल रहा है ठंड का और आप और ठंडे पदार्थ खा रहे हैं, कोई मतलब इस समय आप आइसक्रीम ले रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी श्वास की बीमारी को प्रभावित करता है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके विरुद्ध ना भोज्य पदार्थ करके इसके समतुल्य करना चाहिए। जैसे कि ठंडी में हमारे गर्म में जो पदार्थ हैं उसको खाना चाहिए, गर्मी में हमारा शरीर ठंडा रखने के लिए हमें जो ठंडे पदार्थ जैसे जो मैंने बताए उनको हमें लेना चाहिए। यानी कि अगर हम इसके विरुद्ध भी कहीं ना कहीं मौसम के विरुद्ध अगर हम खान पियन करते हैं, तो ये भी जो हमारी सर्दी जैसी, नाक बहना, एलर्जी होना, ये जो कहीं ना कहीं इन बीमारियों को जो है गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। तीसरी बात करें हम, तो अनुवांशिक यानी पीढ़ीगत पीढ़ी, कोई ना कोई रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ीगत पीढ़ी भी चले जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि कोई ना कोई टीबी की एक ऐसी बीमारी कि वो भी कहीं ना कहीं पीढ़ीगत चली जाती है, कभी उनके दादाजी को हुई, फिर उसके कहीं ना कहीं जो संक्रमण वो उनके परिवार में फैले, उनके लड़के को हुई, फिर उनके नाती को हुई। तो ये भी इसी तरीके की एक बीमारी है जो कुछ परिवारों में क्या होती है, यह जो पीढ़ीगत पीढ़ी आ जाती है, जैसे दादा से उनके परदादा को, परदादा से पिताजी को, पिताजी से उनके लड़के को। तो ये बीमारी एक ऐसी होती है कि अनुवांशिक तरीके से चलती आती है, यानी पीढ़ीगत चली आती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उसके लक्षण हैं। अगर तीसरी जो मैं अभी चौथी बात कर रहा था, एलर्जी के कारण, तो एलर्जी के कारण भी क्या होता है, जो दमा रोग का आना, ये भी कहीं ना कहीं हम सभी के लिए नुकसानदायक है। अब एलर्जी किन किन कारणों से हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने पहले ही बताई कि खाद्य पदार्थों की एलर्जी से कभी कभार क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। जैसे किसी किसी को भटा नुकसानदायक कर जाता है कि भटा अगर वो खा ले तो कहीं ना कहीं उसका हाथ पैर में जो फूल आते हैं या खुजली होने लगती है। इसी तरीके से कुछ हमारे खाद्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे तेल हो गया, फल हो गया, फूल हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, अरहर तुअर की दाल हो गई, चावल से भी एलर्जी हो गई। ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से जो एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी होने की वजह से भी कहीं ना कहीं जो हमारी श्वास की बीमारी जो है बढ़ जाती है। दूसरी अगर हम बात करें, धूल या धुएं की एलर्जी, धूल या धुएं की एलर्जी क्या, कभी कभार व्यक्ति को क्या होता है कि अधिक कोई धुआं सहन नहीं कर सकता, और जब वो धुआं सहन नहीं कर पाता तो उसको अंदर से घुटन होने लगती है, और घुटन होने लगती है तो सांस लेने में उसको समस्या होने लगती है, और वो क्या होने लगती है, अधिक सांस उसकी जो क्या होती है, फूलने लगती है। तो ये भी कहीं ना कहीं श्वास की बीमारी को बढ़ाता है। उसके बाद धूल भी, किसी किसी के व्यक्ति को देखा होगा आपने कि वो रास्ते में जाते हैं तो उनको वो थोड़ी सी भी अगर धूल लगती है तो उसमें कहीं ना कहीं खांसी आने लगती है, कहीं ना कहीं उनको कुछ इस तरीके से होने लगता है कि सांस लेने में भी समस्या हो जाती है। तो ये भी श्वास की बीमारी को प्रभावित करता है। तीसरी हम बात करें
धातुगत एलर्जी। धातुगत एलर्जी यानी कि धातु जो होती है, जैसे तावा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो उसमें जैसे हमारी बात करें तावे के बर्तन हो गए, लोहे के बर्तन हो गए, स्टील के बर्तन हो गए, इसमें खाना पकाने से या इसके में रखा हुआ पानी पीने से भी किसी किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है। अधिकतर ये हमने ये भी समस्या देखी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हमारी श्वास की बीमारी को पैदा करने में या श्वास की बीमारी को बढ़ाने में जो है ये प्रभावी अधिक करते हैं। चौथी हम बात करें, जो मैंने सबसे पहले ही बात की थी कि अन्य बदलते मौसम की एलर्जी सबसे अधिक जो प्रभावित करती है वो मौसम के अनुकूल बदलना, क्योंकि जब मौसम जो क्या होता है वो अचानक से जो कभी कभार बदल जाता है और उस समय व्यक्ति अपने जो स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाता, तो कहीं ना कहीं उसको अधिकतर ये जो बीमारी वो 40 से 50 जने, जैसे मैंने पहले ही बताई, उन लोगों में अधिक देखी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उम्र के ढलते अनुसार कम हो जाती है। तो इस कारण से हमें सबसे अधिक ये प्रयास करना चाहिए कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसी के अनुकूल भी हमें भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हमें कहीं ना कहीं अपना बचाव रखने के लिए हमें मौसम के अनुकूल ही हमें अपना काम करना पड़ेगा। अगर हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है, हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, और इसके बिगड़ने से जो है हमारा दमा रोग में ये क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये जो मैंने कुछ कारण बताए आप सभी के बीच में, इन कारणों से कहीं ना कहीं जो हमारी दमा जैसी बीमारी है वो उत्पन्न हो जाती है। और ये मैंने पहले ही बताई कि एक ऐसी गंभीर बीमारी है कि इसका अगर व्यक्ति रोगी हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको अरे इलाज में भी जो लंबा समय लगता है और उसको रोग से मुक्त होने में कहीं ना कहीं उसको लंबा समय लग जाता है। तो ये कुछ कारण मैंने आप सभी के बीच में रखे कि इन कारणों से जो है हमें बीमारी होती है, और जिसको अगर श्वास की बीमारी हो गई तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए, वो लक्षण मैंने आप सभी के बीच में रखे। अब हम बात करते हैं कि इस गंभीर बीमारी को हमारे जो अल्टोस में प्रोडक्ट दिए हुए हैं कंपनी ने, उन प्रोडक्टों के द्वारा किस तरीके से हम उसमें निजात पा सकते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, कितने समय पे लेना चाहिए, और कौन प्रोडक्ट हमारी श्वास जैसी बीमारी, दमा जैसे रोग के लिए और कितना लाभदायक होता है। तो उन प्रोडक्टों के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें जो प्रोडक्ट हमारा एक है वो है न्यूट्रोप्रास कैप्सूल। न्यूट्रोप्रास कैप्सूल जिसको आप सभी लोग प्राय जानते ही होंगे। न्यूट्रोप्रास कैप्सूल इसमें क्या क्या काम करता है, इसमें जो आंवला मिला रहता है, इसमें अर्जुन छाल होती है, हरी पत्ती होती है, कपूर मिला रहता है, इसमें बड़ी इलायची मिली रहती है, पीपली जिसको पीतल हम लोग कहीं ना कहीं पीपल वो भी होता है। ये सारे जो इसमें मिले रहते हैं हमारा जो न्यूट्रोप्रास कैप्सूल में, ये जितनी सारी जो जड़ी बूटियां मिली रहती हैं, तो ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो कपांश जम जाता है, जो जो क्या होता है, जो सर्दी के मौसम जुकाम के कारण जो हमारे अंदर कपांश जम जाता है उसको ये पतला करने का कार्य करता है, और पतला करके इसको क्या कर देता है, शरीर से बाहर करके, और फेफड़ों में जो बंद छिद्र होते हैं उनको पुनः सुचारू रूप से जो है काम कर देता है। तो ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रोप्रास का काम होता है कि वो कपांश को जो है धीरे धीरे पतला कर देता है। इसके कारण क्या होता है, जैसे वो पतला होता है तो हमारे इसमें जो छिद्र होते हैं जो फेफड़े में जिनमें वो कपांश जमा था वो खुल जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि जो शांत आदमी जो सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकता है, सुचारू रूप से सांस लेने में फिर उसको कोई समस्या नहीं होती। ये हो गया एक पहला प्रोडक्ट न्यूट्रोप्रास। दूसरे हम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा कैप्सूल। अश्वगंधा कैप्सूल क्या काम करता है, वो भी अश्वगंधा कैप्सूल जो होता है वो हमारे शरीर को जो है गर्मी देकर, गर्मी यानी कि शरीर को हमारे अंदर से जो है गर्मी देकर, और कफ, वात और पित्त तीनों को जो संतुलित बनाए रखने का काम करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे शरीर के तीन चीज़ों का संतुलन मुख्य रूप से रहना चाहिए, कफ, वात और पित्त। तो इनमें से अगर किसी एक चीज़ का संतुलन, जैसे कफ का अगर बिगड़ जाता है तो श्वास जैसी बीमारी जो है हमें प्रभावित करती है। तो अश्वगंधा जो क्या करता है, अश्वगंधा यही काम करता है कि कफ, वात और पित्त तीनों का जो मेंटेन यानी संतुलित बनाए रखा रहता है। तो अगर हम इसका भी उपयोग करते हैं तो व्यक्ति का संतुलन जब बना रहेगा तो उसको जैसे श्वास जैसी बीमारी में जल्दी उसको जो है लाभ मिलेगा और जल्दी लाभदायक होगी। तो ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट। अब हम तीसरे प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो हमारा हील कफ सिरप। हील कफ सिरप आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और अभी इसका सर्दी में सबसे अधिक हम उपयोग करते हैं, क्योंकि सर्दी में अगर हम तुलसी पावर और हील कफ इन दोनों को अगर लेते हैं तो ना तो हमें सर्दी होगी, ना जुकाम होगी, ना खांसी होगी, और ना ही हमें किसी भी तरीके से जो हम अगर मौसम के विपरीत यानी कि रात में भी अगर देर तक हम अपनी फील्ड पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और उसके बाद लौट रहे हैं तो जो हमें उसका भी मौसम का भी असर हमें नहीं पड़ पाएगा। तो सेम उसी तरीके से जो हील कफ सिरप है वो भी हमारे इसमें किस तरीके से काम करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या मिश्रण मिला रहता है उसकी हम पहले सर्वप्रथम बात करते हैं। तो इसमें जो तुलसी का रस, हनी जिसको हम शहद बोलते हैं वो, दूसरी बात काली मिर्च, उसके बाद अदरक का रस एवं पिपरमेंट, इन सारी चीज़ों का इसमें जो मिश्रण होता है हील कफ सिरप में।
और ये क्या करती हैं, यह भी इसी तरीके से यह सभी जो क्या करती कपांश को पतला बनाती हैं और पतला बनाकर उनको नाक या मलमूत्र इनके द्वार से जो है बाहर कर देती हैं। क्योंकि हील कफ सिरप में इसमें भी कुछ ऐसे रस जो मैंने बताए पहले कि काली मिर्च हो गई, अदरक हो गई, तो और इसमें तुलसी का रस हो गया, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इतने अधिक औषधि इतनी गर्म होती हैं कि उसको क्या कर देती, कफ को पतला कर देती हैं। और फिर ये हमारे कहीं नाक से द्वारा या मुंह की छींक से द्वारा या मल मूत्र के द्वारा क्या हो जाती है, उसमें जो जमा हुआ कफ है वो बाहर निकल जाता है। और सेम वही उसी तरीके से जैसे न्यूट्रोप्लस काम करता है वैसे ये भी काम करता है कि इसमें कफ को पतला करके बाहर निकाल देता है। और उसके क्या होते हैं कि जो फेफड़े के जो छिद्र होते हैं वो पुनः क्या कर जाते हैं, खुल जाते हैं, और उसके रूप से जो हमारा सुचारू रूप से जो फेफड़ा काम करने लगता है। उसके बाद हम चौथे प्रोडक्ट की बात करें जिसके बारे में मैंने अभी पहले ही बताया, तुलसी पावर। तुलसी पावर तो जैसे कि हम सभी लोग ही जानते हैं कि 200 रोगों पर नियंत्रण करती है। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी रोग होता है, चाहे वो कितने भी प्रकार के रोग हो, हम उसमें तुलसी पावर जरूर देते हैं। तो सेम इसी तरीके से तुलसी पावर भी श्वास की बीमारी में भी हम व्यक्ति को देते हैं। तो तुलसी पावर जैसे कि हम सभी लोग इसको माता के रूप से ही जानते हैं, क्योंकि तुलसी की कहीं ना कहीं हम हिंदू हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर में इसकी पूजा की जाती है, हम इसको माता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार तुलसी भी जो होती है, हम जो घर में हम तुलसी जिसका जो हम पूछते हैं वो एक प्रकार की तुलसी होती है, लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, इसमें ऐसी 5 प्रकार की तुलसी, जिसमें राम तुलसी हो गई, श्याम तुलसी हो गई, वन तुलसी हो गई, सुरसा तुलसी हो गई जिसको हम माता के रूप में जो हम अपने यहाँ घर में पूजन करते हैं, और कपूरी तुलसी हो गई। इन सारी तुलसियों के 5 तुलसियों के मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो एक तुलसी पावर के रूप में हमारे लिए कारगर है। ये क्या काम करता है, ये 100% जो है शुद्ध ऑक्सीजन देकर और शरीर को जो अतिरिक्त एनर्जी देता है। जैसे कि पहले ही कहीं न कहीं जब आप ऊपर लिखा भी रहता है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो ये भी क्या करता है, उसी तरीके से हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन दे देता है और अधिक एनर्जी दे देता है। इससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक होने के कारण ये हमें एलर्जी से भी सुरक्षा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाने में हमारा ये तुलसी पावर काम करता है। तो इससे क्या होता है, एंटी यूनिजेटिक और एंटीऑक्सीडेंट होने से जो शरीर में होने वाले जो किसी भी असंतुलन को पुनः जो है संतुलित बनाता है। ये तुलसी पावर का काम होता है। यानी जैसे मैंने पहले ही बताया कि कफ जो हमारे जब असंतुलित हो जाता है तो कहीं ना कहीं श्वास जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, लेकिन तुलसी पावर क्या करता है कि उसको जो है संतुलित कर देता है, जिसके कारण जो उसको असंतुलित हुआ कफ, यानी कि जो हमारे कफ अधिक जम गया, उसको धीरे धीरे जो ऑक्सीजन देकर और हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्टिंग को बढ़ाकर और उस कप को बाहर निकाल देता है, और शानदार जो हमारा वापस हम जो हमारा कप है वो संतुलित हो जाता है। तो ये काम करता है तुलसी पावर। अगर हम 5वें प्रोडक्ट की बात करें तो वो है जीवन शक्ति। जीवन शक्ति च्यवनप्राश, जो कहीं ना कहीं कंपनी अभी हमें ऑफर के तहत भी दे रही है, जो जिसका आज लास्ट ऑफर के तहत कंपनी हमें दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध है। चाहे इसको बूढ़े खाएं, इसको बच्चे खाएं या जवान खाएं, कोई भी व्यक्ति खाए, हर व्यक्ति के कहीं ना ये फायदेमंद है। तो सेम उसी तरीके से जीवन शक्ति जो च्यवनप्राश है वो भी हमारे श्वास जैसी बीमारी में किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जीवन शक्ति जो होता है वो अधिकाधिक जड़ी बूटियों से निर्मित होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की ऐसी जड़ी बूटी मिली रहती हैं जिसको हम च्यवनप्राश की तरह एक आयुर्वेदिक शक्ति का स्रोत है। च्यवनप्राश कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि, एक च्यवनप्राश ऋषि मुनि भी उनको भी जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के रूप में हमारा ये च्यवनप्राश तैयार किया गया उन्हीं के नाम के ऊपर। तो ये जीवन शक्ति च्यवनप्राश भी सेम उसी तरीके का है। तो ये भी हमारे लिए क्या करता है, ये भी इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग से जो हमारा हृदय, फेफड़े, किडनी, पाचन तंत्र और लीवर, इसको क्या कर देता है, मजबूती प्रदान कर देता है। यानी कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो श्वास जैसी यानी कि फेफड़े को तो सुरक्षित रखेगा ही साथ हमारा हृदय जो पंपिंग का काम करता है, और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र, लीवर, पाचन तंत्र, ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं पाचन तंत्र व्यक्ति का खराब होता है तो उसका सारी चीज़ें उसकी सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सेम अगर जीवन शक्ति हम च्यवनप्राश को लेते हैं तो एक नहीं, ये हमारे शरीर के जो प्रमुख अंग हैं सुचारू रूप से जो काम करने वाले, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनको अंग कहा जाता है, हृदय हो गया, किडनी हो गए, इनमें से अगर कोई भी एक अंग काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति का जो है लगभग जीना मुश्किल हो जाता है। तो अगर जीवन शक्ति हम च्यवनप्राश भी लेते हैं तो ये भी मानव शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये मैंने 4 से 5 प्रोडक्ट आप सभी के बीच में बताए। इनको अगर हम लगातार लेते हैं तो इनमें जो हम शानदार जो हमारी सांस जैसी बीमारी है इस पे जो हम इलाज पा सकते हैं। ये मैंने आप प्रोडक्ट बताए। अब इनको लेना किस तरीके से,
उस पे हम बात करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कल भी बताया कि प्रोडक्ट की जानकारी तो कहीं ना कहीं हम ले लें, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसके हम लेने का तरीका अगर हमें नहीं पता है तो वो प्रोडक्ट हम किसी को अगर दे भी दें तो वो उतने अच्छे तरीके से फ़ायदेमंद नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर बात करते हैं कि लेने की, तो सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट की बात की थी न्यूट्रोप्रास। तो न्यूट्रोप्रास कैप्सूल क्या काम, इसको हमें किस तरीके से लेना है, इसको सुबह और शाम एक कैप्सूल जो हमें गुनगुने पानी के साथ लेना रहता है। दूसरे जो हमने प्रोडक्ट की बात करी थी वो भी अश्वगंधा। अश्वगंधा जो कैप्सूल है इसको भी सेम हमें सुबह और शाम जो है गुनगुने पानी के साथ इसको भी लेना रहता है। तीसरे जो हमने प्रोडक्ट की बात करी हील कप सिरप। तो हील कप सिरप तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है लेता ही है, तो उसका तो आप सभी को लगभग तरीका पता ही होगा, लेकिन इसको अगर आप सुबह और शाम तो कहीं ना कहीं लेते होंगे, दोपहर में भी जिसको श्वास की बीमारी है उसको भी दे सकते हैं, ताकि उसमें क्या होगा कि जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से तुलसी पावर की बात करें तो वो तो हम तुलसी पावर को सुबह जो लेते ही हैं गुनगुने पानी के साथ, तो इसको भी सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले लेते थे उसी तरीके से लेना है, सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ। चौथा हमने जो पांचवा जो हमने प्रोडक्ट की बात करी जीवन शक्ति च्यवनप्राश। इसको क्या करना है, आपको खाने के बाद 1 चम्मच लेना है। जब भी आप भोजन करें उसके बाद आप 1 चम्मच इसको ले सकते हैं। तो अगर इससे जो मैंने ये प्रोडक्ट आपको बताए, इस आप सभी के बीच में रखे, इनको अगर हम किसी व्यक्ति को 3 से 6 माह तक हम निरंतर अगर चलाते हैं, निरंतर इन प्रोडक्टों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं श्वास जैसी जो गंभीर बीमारी है उस पे जो हम निजात पा सकते हैं। यानी कि व्यक्ति श्वास जैसी बीमारी से जो गंभीर रूप से और एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति जो शुगर पेशेंट है, जिसको शुगर की बीमारी है, तो उसमें जो हमारा हील कप सिरप आता है इसमें जो हमारा शुगर फ्री आता है, क्योंकि उसको हमें देना है। अगर जिस व्यक्ति को श्वास की बीमारी है तो उसमें हमें क्या करना है, अगर वो शुगर से भी अन्य संबंधित है, उसको यानी कि शुगर की भी बीमारी है साथ में, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का बस परहेज करना है कि शुगर फ्री जो हमारी हील कप सिरप आती है उसको हमें देना है। ये थोड़ा सा बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर व्यक्ति को शुगर नहीं है तो फिर आप यही दे सकते हैं नॉर्मल, लेकिन अगर किसी को शुगर है तो फिर आपको शुगर फ्री जो हमारा हील कप सिरप आता है उसमें देना है, उसको देना है। तो अगर हम इसका अधिक से अधिक अगर हम इनका जो देते हैं, ये प्रोडक्ट जो मैंने आप सभी के बीच में रखे, इनको अगर जो मैंने निश्चित समय में बताया इनको हम देते हैं, तो बिल्कुल गंभीर रूप से जो हम बीमारी पे जो इलाज पा सकते हैं। और चूँकि समय भी बहुत हो रहा है और मुझे भी थोड़ा सा एक विशेष जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें मुझे थोड़ा सा जाना भी है, तो इस कारण से मैं भी अपनी बातों को जल्दी से ख़त्म करता हूं। और आप सभी के बीच में जो मैंने बातें रखी, आशा करता हूं कि इन सब बातों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, जाना होगा, और कहीं ना कहीं मैंने जो आप सभी के बीच में बातें रख पाई इन सभी को जो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और एक बात मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ, जो इतने लंबे समय तक आप सभी लोग रुके और मेरी बातों को कहीं ना कहीं आपने सुना। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा हमारे इस जूम के संचालन करता, इस जूम के फाउंडर आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा सर जी का, जिन्होंने पुनः मुझे आज दूसरे दिन का मौका दिया। और इस दूसरे दिन में भी मैंने कल से बेहतर कोई जानकारी आप सभी के बीच में रख पाई। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहता हूँ जय हिंद, जय एल्टोस, जय भारत।